क्या? सो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर है बताओ, क्या लगाया तुम लोगों ने? मैम डी 1 and 5। 1 and 5 तो बिकमिंग पुअर तो होता ही है, अभी अभी बताया है, तो लिटरल मीनिंग है और बाकी आंसर मेरा खो गया। हाँ 5 का है डी, 1 and 5 being deprived of strength and vitality, दोनों ही impoverishment का मतलब है। invading a country, initiating a movement, ये सब इसका मतलब नहीं होता। ठीक है, now coming to 6th question, how is colonialism a distinct from imperialism? सबको पता होना चाहिए colonialism imperialism से different कैसे है। अरे इंपीरियलिज्म में आपको किसी के घर जाके उसको कब्जा कर लेना, इट इज कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म में जो भी पावरफुल कंट्री होती है वो दूसरे कंट्री को अपना कॉलोनी बना लेती है, वहां जाके वो अपना प्रोडक्शन वहां ट्रांसफर कर देती है, वहां के रिसोर्सेज यूज करने लगते हैं, उनके घर में जाके रहने लग जाते हैं। समझ गए? जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उन्होंने वहां कब्जा कर लिया, दिस इज कॉलोनियलिज्म। इंपीरियलिज्म दूर से बैठ के भी हो सकता है, समझ गए? तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाइना में ही रहता हूँ, लेकिन मैंने अपने बहुत सारे स्टेक्स खरीद रखे, यूएस में बहुत सारी कंपनियों को ले रखा है, ठीक है? तो मैं गया नहीं हूँ वहां पर, लेकिन फिर भी मैंने इनडायरेक्टली उस कंट्री को कंट्रोल किया हुआ है, दैट इज इंपीरियलिज्म। अरे समझ गए? तो आज के टाइम पे जो चल रहा है दैट इज फिस्कल इंपीरियलिज्म, कि चाइना इज बाइंग स्टेक्स एवरीवेयर ना। अफ्रीका में माइंस खरीद ली, इंडिया में पेटीएम एटीएम खरीद लिया, और भी 2-4-10 खरीद रखे हैं सब कुछ ना। पूरा श्रीलंका तो पूरा ही खरीद लिया है चाइना ने, वो तो उसका आइलैंड कंट्री टाइप का हो गया है एवरीथिंग। वो तो उनका जीडीपी का 5-10-20 गुना बर्डन में है, जितना श्रीलंका के पास पैसा है उसका 5-10 गुना ज्यादा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज, सब कुछ उनसे ही लोन दिया है। तो इसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म, कंट्रोल कर लेना। तो चाहो या ना चाहो, सिंस तुम किसी के कर्जदार हो तो तुम्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी, तो तुम इनडायरेक्टली गुलाम हो गए, लेकिन फेस वैल्यू पे दिख नहीं रहा है बिकॉज वो तुम्हारी कंट्री में आए नहीं है। बताओ कौन सा आंसर होगा? सी, by exerting direct control over a colonized state by military, economic and political means। ठीक है, उनके वहां पर जाकर के उनका तीनों स्ट्रक्चर, पैसे का स्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स यानी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, और आर्मी, ये तीनों चीजें कंट्रोल कर लेना, दैट इज colonialism। 7, colonialism is a distinct form of imperialism in which a colonizing nation exerts direct control, तो लिख ही दिया इन्होंने। Substitute the underlined word with the most appropriate option from the following। डिस्टिंक्ट की जगह क्या होगा? क्या हो सकता है? ए या सी में से। यस मैम। Colonialism is not imperialism, so we cannot say it is a different form of imperialism. Colonialism is a इन्होंने ये वैसे गलत है, एक मिनट चेक करो। हम एक बार आंसर्स रिपीट कर दो। 6 का सी है मैम, स्टार्टिंग से करना है। 1 का सी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का बी, 5 का डी, 6 का सी। ओके ठीक है, आंसर होगा ए। ये बोल रहे हैं एज फार एज आई कैन नो, इंपीरियलिज्म मींस क्रिएटिंग एम्पायर एंड एक्सपैंडिंग इनटू नेबरिंग कंट्री। इसको ब्रिटेन के लिए इसीलिए उसको इंपीरियल पावर बोला जाता है, बिकॉज ब्रिटेन इंपीरियल पावर कैसे बना? बाय क्रिएटिंग कॉलोनीज, करेक्ट? अरे समझ रहे हो? इंपीरियल पावर का मतलब होता है वो जिसकी पूरे इलाके में धौंस हो गई है एक तरह से, ठीक है, इलाके का गुंडा मान लो। तो इंपीरियल पावर, इंपीरियलिज्म एक टर्म है जिसमें आपकी बहुत ज्यादा पहुंच है, आपको बहुत ज्यादा मानने लगे, यू आर मोर पावरफुल। तो कॉलोनियलिज्म एक तरीका है इंपीरियलिज्म बढ़ाने का, ठीक है? मतलब इट इज अ फॉर्म, वेल डिफाइंड फॉर्म, इट इज नॉट डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म, इट इज अ वेल डिफाइंड फॉर्म, वन फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है? तो इंपीरियलिज्म ब्रॉडर व्यू है कि इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी के घर में जाकर के लूटपाट करनी पड़ेगी, उनका पूरा, उनको कॉन्कर करके उनकी कंट्री को रूल करना पड़ेगा। तो ब्रिटेन बिकेम इंपीरियल पावर बाय क्रिएटिंग कॉलोनीज, समझ गए? तो इंपीरियलिज्म इज अ वेल डिफाइंड, colonialism is a well defined form of imperialism। A would be। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, क्योंकि वो पूरा अगर हम बोलेंगे कि colonialism क्या क्रिएट करेगा,
तो कॉलोनियलिज्म का मतलब तो ये होता है कि किसी के घर में जाकर के प्रॉपर रह करके उनके रिसोर्सेज को लूटना, बट इसका पर्पस इज फॉर क्रिएटिंग अ पावर, इंपीरियल पावर, सो दैट पूरी दुनिया आपको माने, नॉट ओनली योर कंट्री बल्कि पूरी दुनिया आपको माने। 7th का ए। 8th, why did the Portuguese, Dutch, French and English vie with each other during the colonial period? यानी ये लोग आपस में एक दूसरे से क्या बोल रहे हो बेटा? मैम A part. 1 and 2. हाँ हाँ, ए पार्ट, ठीक है। यानी कि वाई का मतलब होता है कंपटीशन। तो पोर्टुगीज, डच एंड फ्रेंच एंड इंग्लिश आपस में क्यों कॉम्पीट करते थे? तो फॉर कॉमर्शियल प्रिविलेजेस इन इंडिया एंड फॉर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ ब्रिटिश अलायंसेस, ये सब का कोई मतलब नहीं है। कॉमर्शियल प्रिविलेज चाहिए था और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो ए पार्ट। 9, which of the following state stayed largely independent? हैदराबाद भी। हैदराबाद, ठीक है। यूपी तो सब वन ऑफ द एकदम स्टार्टिंग वाला प्रोविंस है which came under the influence. कर्नाटका, तेलंगाना, हैदराबाद more or so remained independent, ठीक है। In which of the following places did the East India Company Britain establish several important trading centers? बी। A 1 इसमें दिया हुआ है ना इसमें, 1, 2 and 4। इनमें से कुछ सिटीज के नाम तो मुझे खुद नहीं पता है। कुरनूल इज करेक्ट, अनंतपुर आई डोंट नो। भाई देख लो क्या दिया हुआ है 10th में, मैं आंसर बता देती हूँ। 10th में दिया हुआ है बी इसका आंसर, 2, 3 and 5। मैम मैंने भी बी बोला था। अच्छा, तो मधुपोलन, विशाखापट्टनम एंड नहीं निजाम तो था, ठीक है। बी वुड बी करेक्ट ऑप्शन, निजामपट्टनम। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे। बी ऑप्शन है 10th का। अगला जो पैसेज है दैट इज ओवर वाटर इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट इज लाइकली टू हैपन बाय द ईयर 2050? 2050 तक क्या हो जाएगा? डी। डी आंसर है, ऑब्वियस आंसर है। एक्सट्रीम वाटर स्कैरसिटी विल हैपन। व्हाट हैज लेड टू इंडियाज वाटर क्राइसिस? इंडिया की वाटर क्राइसिस क्यों D. आई है? मैम डी। D, all of these. Roshan, what you can do, you can just write down all the answers in one page, passage वगैरह के, try it and see it for yourself. सही क्या है गलत क्या है, because by the time you won't remember किसका क्या था। 13, which of the following factor is responsible for the depletion of water table? Water table को deplete करने के लिए क्या responsible है? ए। A, excess water consumption for food production. ये बहुत ही genuine है, believe नहीं होता, but ये सही बात है। खाना उगाने के लिए ही इतना पैसा, इतना पानी बहाते हैं यहाँ पर लोग कि पानी कम हो रहा है। 13 का ए, which of the following statement is not true according to passage? 14, मैम सी। India's large population has stressed planned water resource and urban areas are left out. ये गलत है according to their answer की, I haven't read it so I don't know. 14th का आंसर सी। स्टेटमेंट्स उन्होंने पैराग्राफ में दे भी रखे हैं, इस रीजन से सी। अच्छा, तो 14th का आंसर सी है। आई होप एवरीवन एग्रीज। 15, व्हाट इज द कंसर्न दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द पैसेज? 15th का आंसर क्या होगा? बी लग रहा है मेरे को, क्योंकि वाटर स्कैरसिटी की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में लैक ओवरऑल लॉन्ग रन अवेलेबिलिटी ऑफ रिप्लेनिशेबल वाटर रिसोर्स। इज इट? यस मैम। 15th का बी है। 16, which of the following state experiences extreme high water stress? सारे लग रहे हैं मुझे, सारे हैं भी। 16th का डी है आंसर। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चारों जगह पानी नहीं दिया हुआ है पैसेज में। यस मैम, मैम उन्होंने मैप दे रखा है। ओके, तो 16th का डी है। 17, why are some areas of India fortunate? मैम ए। यस, पानी के बारे में बात हो रही है तो रेफरेंस आंसर का पानी में ही होना चाहिए, तो वही फॉर्चुनेट है जिसके पास पानी है। तो बिकॉज दे हैव रिलेटिवली वेट क्लाइमेट, तो इवेपोरेशन स्पीड कम है, तो वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम भी कम ही होगी। तो 17th का ए, बिकॉज दे हैव रिलेटिवली वेट क्लाइमेट। 18, हाउ विल improve filtration practices be beneficial? मैम
C. C, it will help in reducing waterborne pathogens. C के हिसाब से 18 का C है। अरे सबका C है, ये बाकी लोग यहाँ पे क्या मूक दर्शक बन के बैठे हुए हो? ऑडियंस हो गया तुम लोग? बोल क्यों नहीं रहे कोई, या कर नहीं रहे हो? क्यों मुस्कान, नहीं किया हुआ है क्या टेस्ट पेपर? मैम करा है। तो बोल क्यों नहीं रही हो? दही जमा हुआ मुंह में? नो मैम। तो एक ही बच्चा बोलेगा क्लास में? नो मैम। फिर 1 महीने बाद बोर्ड है, गधों जैसी हालत है तुम लोगों की, बस सींग नहीं है तुम्हारे सर पर, वही पहचान भी है। थर्ड पे आ गया 19th, नीदर ऑफ द पेंटिंग्स, A have been ग्रामर sold. तो बता दो। नीदर ऑफ द पेंटिंग्स, देख अभी बता दो, देख के जिन्होंने नहीं किया है। B. B. करेक्ट, वर सोल्ड। 19th का B। मैम मुझे 19 समझ नहीं आया। कैसे? मैम पता नहीं, कंफ्यूजिंग लग रहे थे ऑप्शंस। पैसिव में दिया हुआ है, पैसिव ट्राई करो, सबसे पहले फॉर्म देखा करो। मैम हैव बीन सेंस नहीं बनाता क्या? यस मैम। मैम मैंने A टिक कर रखा क्योंकि A भी मैं मेरा हम हैव बीन तो परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं हो गया। हैव बीन क्यों बना, मतलब हम हैव बीन सेलिंग हो जाए। तो आर क्यों नहीं फिर सेंस बना? हम सोल्ड तो पास्ट टेंस में। अच्छा हाँ, ओके, सोल्ड लगा है तो आर तो नहीं हो सकता, वॉज तो सिंगुलर है इसलिए नहीं हो सकता, बचे दो, हैव बीन और वर। मैम हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है तो हैव बीन सेलिंग हो जाएगा। मैम एक सेकंड, हम हैव है, पैसिव तो होता है ना, मैम पैसिव हैव तो प्रेजेंट में हैव होता तो है ना। प्रेजेंट हो गया ना। पैसिव की बात हो रही है बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव किस में बनता है? बताओ। अरे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है कि नहीं बनता है? हेल्पिंग वर्ब हैव बीन Yes, लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या गलत बोल रहे हैं अगर कोई डाउट है तो? क्योंकि वर्ब भी तो इसी वजह से लगा है, वरना वर्ब के साथ सेलिंग नहीं होना चाहिए अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ये है तो। पैसिव में है तभी तो वर्ब भी ट्रू है ना, पैसिव फॉर्म है ना, जैसे नोबडी सेल्स द पेंटिंग्स, पेंटिंग्स वर नॉट सोल्ड या पेंटिंग्स आर नॉट सोल्ड, इसी फॉर्म में बना हुआ है ना पैसिव। समझ गया डाउट क्या है? लेकिन अब पॉइंट ये है कि इसको गलत, Yes, ma'am. इसका एक्टिव क्या होगा? नीदर ऑफ द पेंटिंग्स, इसमें केवल एक ही देखो रीजन है कि इसमें कंप्लीजन की तरफ इशारा कोई नहीं हो रहा है, दे आर जस्ट टेलिंग कि पेंटिंग्स नहीं बिकी, समझ गए? क्योंकि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर, अगर इन दोनों में, क्योंकि दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, लेकिन सेंस वाइज हम परफेक्ट तभी यूज करते हैं व्हेन इट इज स्पेसिफिकली इंडिकेटिंग कि काम पूरा हुआ है, करेक्ट? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो दोनों में ज्यादा ट्रू क्या कौन होगा तुम खुद ही सोचो, क्योंकि दोनों ही पैसिव फॉर्म है। अगर इसका एक्टिव ये बनना चाहिए कि मैम अगर हैव बीन बाय देम लगा देते हैं, चलो आगे। नीदर हम ऑफ द बिन है पेंटिंग तो सोल्ड बाय फिर देम, हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं क्योंकि दिस इज गिवन विदाउट सब्जेक्ट। तो कभी कभी मॉडर्न इंग्लिश में एक्टिव का पैसिव बनाते वक्त सब्जेक्ट के बाय के बाद वाला पार्ट रिमूव कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो बाय समवन लगा देते हैं, ठीक है? तो इसका ये भी हो सकता है, समवन डिड नॉट सेल नीदर ऑफ द पेंटिंग्स, ठीक है? या समवन हैव नॉट सोल्ड नीदर ऑफ द पेंटिंग्स, करेक्ट? So neither of the paintings either होगा were sold by someone और neither of the paintings have been sold by someone, दोनों ही करेक्ट है। by someone हटा दिया इन्होंने, बाकी स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन ये कंप्लीशन को शो नहीं कर रहा है, इसीलिए परफेक्ट में और पास्ट, सिंपल पास्ट में और परफेक्ट में ज्यादा ट्रू किसे होना चाहिए बताओ? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को, क्योंकि इन्होंने सिंपल ये बताना चाह रहे हैं कि पेंटिंग्स नहीं बिकी, और डाउट इज जेन्युइन। लेकिन कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें,
लेकिन उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो दूसरा है, जैसे मैं बोलूंगी डिड यू सेल इट, नो दे वर नॉट सोल्ड, समझ गए? सो द आंसर इज लाइक दैट कि नहीं, सिंपल इंफॉर्मेटिव है कि पेंटिंग्स नहीं बिकी, कब से नहीं बिकी या नहीं बिक चुकी थी, इस तरह का कोई कंक्लूजन का पर्पस इसमें दिया नहीं है ना, देख के लग रहा है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट होगा। मेरी तरफ से जेन्युइन डाउट है 19 का बी। 20th मैम मुझे वो पैसिव कौन सा पैसिव? मैम आप जो बता रहे थे हैव बीन करेक्ट हो सकता मैं लिख दे रही हूँ। 19th की बात कर रहे हैं मैम। हाँ मैं लिख रही हूँ। नीदर को नहीं लगेगा, क्या बनेगा इसका पैसिव, बताओ। neither of the paintings have been sold. तो यही तो है, Okay. समझ गए? अगला है जो आंसर है वो ये होगा, अगला जो क्वेश्चन है वो है समवन डिड नॉट सेल either of the paintings, इसका क्या बनेगा? Were not sold. ग्रामेटिकली दोनों ही सही हो गए, करेक्ट, क्योंकि पैसिव दिया है। बाई समवन तो हम यूज, बाई समवन एज अ सब्जेक्ट हम हमेशा ही हटा सकते हैं, हमेशा ही लगा सकते हैं, इसलिए मैंने समवन लगाया, समझ रहे हो? जिस भी एक्टिव पैसिव में कभी कोई सब्जेक्ट ना दिया हो तो समवन, एनीवन, इस तरह के सब्जेक्ट आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए ऐड करके इसको एक्टिव में कन्वर्ट किया है, और करके ये पता चला है कि दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट है सेंटेंसेस हैं, दैट पेंटिंग्स हैव नॉट बीन सोल्ड और वर नॉट सोल्ड, क्योंकि सेंस बना रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो आंसर है वो ये सोल्ड इसलिए होगा, या फिर इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा याद रखो कि हैव बीन हमेशा तब लगाना जब लगे कि कोई काम पूरा है, जैसे दे हैव नॉट डन देयर होमवर्क, इस तरह की चीजें जब आए ना, डन, फिनिश्ड, इस तरह की वर्ब जब लगेंगी तब पता चलेगा कि काम को पूरा करने की बात कर रहे हैं, तभी पैसिव उस तरह का यूज करना, अदरवाइज वर। सो 19 का वैसे तो ग्रामेटिकली और भी दोनों होना चाहिए, लेकिन परफेक्ट और अगर नॉर्मल पैसिव में चूज करना पड़ेगा तो बी मोर करेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस में कोई काम कंप्लीट करने की बात नहीं की जा रही है, सो बी ऑप्शन। अभी क्लियर है? 20th we C. should, very good. Despite 21, despite looking for her, C. C everywhere, ठीक है? तो I'm not matching because these are all correct only. चलो एक बार देख लेते हैं, 20 का C, 21 का C, करेक्ट? हाँ ठीक है। 22 he was seen, मैम बी। B क्या है ये? ठीक है बी, सब लोग एग्री कर रहे हैं ना? क्या है मानना चाहता हूँ अब इस उम्र में आके। 22 का बी, ठीक है? चलो 23 you said it gives me great pleasure to be with my friend, we have great time ever, बताओ, रिपोर्टेड स्पीच बनानी है। ऑप्शन ए मैम सी। एक तो यू लगा है, कौन सा ये वो है? फर्स्ट डी सेकंड थर्ड होगा। पर्सन समझते हो, बाहर लगा है सेकंड पर्सन, करेक्ट, और अंदर है फर्स्ट पर्सन, सॉरी अंदर बाहर सेकंड पर्सन लगा है और अंदर फर्स्ट पर्सन लगा है, यानी मी सेकंड पर्सन में ही चेंज होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन की तो एंट्री नहीं हुई है ना। जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही इन्वॉल्व है, तो इनडायरेक्ट में कोई थर्ड पर्सन कैसे आ जाएगा? जैसे इफ आई से दैट आई लाइक यू, तो क्या बनेगा? आई से दैट आई लाइक यू, सिंपल बात, समझ रहे हो ना? क्योंकि कहने वाला भी मैं ही हूँ और रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। अरे समझ रहे हो? यस Yes, मैम। ma'am. अगर कोई तीसरा इंसान जब तक इन्वॉल्व नहीं हुआ कि मैंने तुमसे कहा कि वो मुझे पसंद है, तो थर्ड पर्सन की जब तक एंट्री नहीं होगी तब तक ही और शी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? तुमने कहा कि मुझे अच्छा लगता है, तो क्या होगा? तुमने कहा कि तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक किसी तीसरे पे गया नहीं है ना। अगर मैं मान्या से ये कहूँ कि तुमने कहा था कि तुम्हें वो अच्छी लगती है, तब तो वो थर्ड पर्सन है, तब शी की एंट्री हो सकती है। मान्या से मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि तुमने कहा था कि मुझे जाना है, तो क्या होगा? सेकंड पर्सन में ही बनेगा कि तुमने कहा है कि तुम्हें जाना है, थर्ड पर्सन क्यों लगा रहे हो?
तो बताओ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ही दिक्कत है। तो जहां जहां हिम लगा है सब काटो, तो और जहां जहां मी लगा है उसे भी काटो, क्योंकि सेकंड पर्सन सेकंड में ही कन्वर्ट होगा। अगर बाहर सेकंड है अंदर फर्स्ट है तो ये रट लो, बाहर सेकंड पर्सन है जो कि कम देखने को मिलेगा यू वाला, और अंदर अगर फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन चाहे अंदर हो या जब भी फर्स्ट पर्सन अंदर होता है तो जो कहने वाला होता है उसी में कन्वर्ट हो जाता है। इतना तो याद कर लोगे। जैसे ही सेड, अगर बाहर, आप कैसे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कह के बता रही हूँ, बाहर ही लगा है अंदर आई लगा है, तो ये आई किस में कन्वर्ट होगा? ही में। बाहर शी लगा है अंदर आई लगा है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? शी में। बाहर यू लगा है अंदर आई लगा है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? यू में। यानी बाहर कोई भी पर्सन हो, लेकिन अगर अंदर फर्स्ट पर्सन है तो वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा जो ये बात बोल रहा है। इतना तो याद कर लोगे। यस मैम। Yes, ma'am. तो यही रूल अब याद रखना है, क्योंकि यही वाला एक पॉइंट है जिनमें तुम अटकोगे। इसको कन्वर्ट करो सब लोग बैठ के अभी हाथों से अपने लिख करके। आई विल बी बैक इन अ मिनट, आई हैव टू गो एंड ओपन द डोर। क्या करने को बोला था मैम ने? इसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। वही 20 क्वेश्चन। यस। हाँ, so the same question that I gave you, you have to change it in reported speech just to check कि तुम्हें आ गया सब कुछ, ठीक है? So now we'll do it together. आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन? You said, तुमने कहा, अंदर क्या बोला उसने? It gives me great pleasure. Gives किस में दिया हुआ है? Present indefinite में। हमको पता है present indefinite चेंज होता है past indefinite में। तो या तो gave होगा, ठीक है? Gave ही पॉसिबल है। तो has given, gave में केवल दो बचे, A और C, और एक में हिम लिखा है, एक में यू लिखा है। तुम्हें पूरा कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट चेक द टेंस। इसीलिए मैंने दिया था, ठीक है, कि तुम इसको करो और फिर मैं बताऊं तुम्हें ट्रिक। तो जब भी क्योंकि तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें टेंस चेक करना है कि जो दिया हुआ टेंस है और जो पूछा हुआ टेंस है वो उसमें कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। तो तुम्हें बेसिक तो एक चीज पता होनी चाहिए थी इसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होता है, तो उसमें से तुम्हारे ए और सी अपने आप ही आ जाते। फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि बाहर यू दिया हुआ है तो अंदर आई होगा, तो यू में ही चेंज हो जाएगा, अपने आप आंसर आ जाता ए। टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, लिख के 10 बारी देख रहे हैं, समझ गए? मैम ए या सी? हाँ, सी। हो गया, समझ आ गया सबको कैसे किया मैंने? यस लेकिन मैम। उसके लिए यू हैव टू बी रियली स्ट्रॉन्ग विद द बेसिक्स। 24, दिस ड्रेस suits her style. She सी विल। will, क्योंकि ये प्रेजेंट में दिया हुआ है तो पास्ट का कुछ भी मैच इसमें नहीं होगा, तो कुड तो हो नहीं सकता, ठीक है? डेफिनेटली लगा हुआ है तो मे नहीं हो सकता, कैन नहीं हो सकता, तो बचा क्या? विल, क्योंकि विल हमने पढ़ा है मोडाल में कि डेफिनेट चीज के लिए यूज होता है, सर्टेनिटी के लिए, समझ गए? आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा, मे नहीं है इसमें कि जा सकता हूं या नहीं, मैं जाऊंगा। सर्टेनिटी के लिए भी विल यूज होता है। 24 का सी। 4, 25 सी। सी। सी, ठीक है। You are Roma, you have to write a letter to the editor of National Times about the need to make students and teachers aware of the attitude they should adopt towards challenged children in their midst, ठीक है? Behavioral towards challenge, correct। तो चैलेंज वाला एजुकेटिंग नहीं है क्योंकि बिहेवियर के बारे में बात की गई, तो 25 का सी। 26 क्या होगा? बी। बी। Select the option with relevant aspects that Roma should select for this letter. अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में तो नेम ऑफ न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल टोन भी इंपॉर्टेंट है और डिटेल डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है। नहीं, अच्छा मैम डी होना चाहिए ना?
but address भी format हम में. प्रॉब्लम डिटेल में डिस्कस करने की जगह ये भी कह सकते हैं अरे कि ये मतलब बताओ वो ना ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है. मैम B2, 3 and सेलेक्ट द 5. ऑप्शन विद रेलेवेंट एस्पेक्ट्स. रेलेवेंट क्या है? आइडेंटिटी प्रूफ ज्यादा रेलेवेंट है या डिटेल डिस्क्रिप्शन ज्यादा इम्प्रूवमेंट प्रॉब्लम का? नाम का क्या करेगा? ठीक है, तो 4 तो होना ही, वो डी तो होना ही चाहिए यार. ये कैसा आंसर दिया वो? मैम पर उन्होंने कहा कि हमें अवेयर करना है कि उन्हें कैसा एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए. मैम उसमें प्रॉब्लम पे डिटेल डिस्क्रिप्शन ज्यादा क्यों देंगे, उसमें तो सोल्यूशन पे देंगे ना डिटेल डिस्क्रिप्शन. तो रोमा का एड्रेस कैसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा इसमें बेटा? बी मैम आंसर भी तो मिलता है. format में आता है. मैम Format मैंने तो और मैम मैंने 4 इसीलिए नहीं चूज किया अपना ऑप्शन में, मतलब डी इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि हमें अवेयर करना एटीट्यूड के बारे में. तो अगर मैं ये लेटर लिखती तो मैं प्रॉब्लम से ज्यादा ये फोकस करती कि वो उन्हें चैलेंज स्टूडेंट्स को ज्यादा वो कैसे करवा सकते हैं, इंक्लूसिव फील Correct. कैसे करवा क्योंकि सकते हैं. वो एक्चुअली आई गेट इट. आंसर वुड बी बी. दिस क्वेश्चन इज अबाउट फॉर्मेट. क्योंकि राइटिंग सेक्शन है, लेटर के बारे में नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि लेटर लिखवा नहीं सकते हैं, तो दे आर चेकिंग दैट यू नो द प्रॉपर फॉर्मेट और नॉट. इस वजह से आंसर वुड बी बी. और कोई भी नहीं. ठीक है, और तो कुछ समझ नहीं आ रहा है. हाँ यही है, बिकॉज उन्होंने नेम भी करेक्ट बताया है, फॉर्मल टोन भी करेक्ट बताया है, रोमाज एड्रेस भी करेक्ट बताया है. इसका मतलब ये चेक करना चाह रहे हैं जब लेटर टू एडिटर आप लिखते हो तो आप फॉर्मल टोन रखते हो, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर लिखना नहीं भूलते हो और सेंडर का एड्रेस भी लिखते हो. सो दे वांट टू चेक द फॉर्मेट. ठीक है, दिस इज वन लर्निंग. 26 का बी वुड बी. तो इस तरह कोई क्वेश्चन है तो ध्यान रखना है फॉर्मेट इज इम्पोर्टेंट इन लेटर, तो उसके हिसाब से टिक करना है. टू whom should Roma address the letter? अब ये भी अब सारे क्वेश्चन फॉर्मेट के हिसाब से कर देंगे हम. एडिटर. तो एडिटर को Editor. लिखा जाता है 27 का ए करेक्ट. सेलेक्ट द ऑप्शन टू हेल्प रोमा राइट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लेटर. क्या होना चाहिए? सी. सी. सब रटा रटाया है. देखो ये सब कुछ चेक कर रहे हैं फॉर्मेट नहीं देगा, समझ गए? कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर इंटरेक्टिंग विद द चैलेंज स्टूडेंट चिल्ड्रन. तो सी इज करेक्ट. किसी को कोई डाउट हो रहा है? You just have to go with the format. जैसे हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते थे उसको अपने दिमाग में छापो और टिक करते जाओ. Which of the following points should Roma include in the letter? क्या क्या होना चाहिए लेटर मैम में? इसमें मुझे कंफ्यूजन है, ये सी होना चाहिए या डी होना चाहिए. Challenge students are lacking in only one or two motor or sensory skills. The challenge students should not be sent to regular schools. दूसरा तो बेटा बिल्कुल ही गलत है. तो दूसरा Yes, ma'am. ऐसा थोड़ी ना है कि चैलेंज है कोई तो उसको रेगुलर स्कूल नहीं भेजेंगे, तो इतना नेगेटिव नहीं लिख सकते. तो सेकंड तो काटो पहले. यस ठीक है, मैम. अब फिफ्थ और चेक कर लेते हैं क्योंकि 1 3 दिया हुआ है. सही 1 तो सही लग रहा है मुझे, तो 1. मैम मुझे सी लग रहा है. हाँ तो 1 चेक कर लिया, 1 सही है और दूसरा एकदम गलत है. तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, ए या सी. अरे ऐसे करे जाते हैं, समझ गए हम भाई? पहले दूसरे चेक किए ना, उसमें एक सही एक गलत है डेफिनेटली. अ चैलेंज स्टूडेंट आर लैकिंग ओनली 1 or 2 मोटर और सेंसरी स्किल्स. क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारे सेंसरी स्किल्स नहीं होते चैलेंज बच्चों में. 1 सही लग रहा है लेकिन फिर भी हम सारे चेक करेंगे और बता रहे हैं कि एलिमिनेशन का दिस इज वन ऑफ द वे. फिलहाल के लिए दूसरा तो डेफिनेटली गलत है, इसीलिए Yes, बी ma'am. तो डेफिनेटली गलत है. ठीक है, आप सबसे पहले 5 चेक कर लेते हैं क्योंकि 3 4 सी और डी में कॉमन. टीचर नीड टू बी समटाइम्स नेग्लेक्टफुल ऑफ द चैलेंज स्टूडेंट. तो फिफ्थ तो एकदम ही गलत है. मैम बट मेरा मुझे इसमें इसलिए कंफ्यूजन था क्योंकि अगर चैलेंज स्टूडेंट्स की स्पेशल वांट्स होंगी तो अरे मैम नेग्लेक्टफुल नहीं, केयरफुल होना चाहिए. वहां पे वर्ड उल्टा दिया है. टीचर्स नीड टू बी सॉरी मैम, समटाइम्स केयरफुल गॉट इट. फॉर द चैलेंज स्टूडेंट्स. तो ना गलत दिया हुआ है, टीचर्स को नेग्लेक्टफुल होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए. तो फिफ्थ देखो एकदम गलत है. अगर गॉट फिफ्थ, इट और मैम. ये देखो ये क्वेश्चन कितना इंटेलिजेंटली डिजाइंड है. ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. केवल फिफ्थ अगर पढ़ोगे ना कॉमन सेंस, तो फिफ्थ पढ़ के ही बता दोगे कि ये गलत है. और फिफ्थ अगर तुमने काट दिया तो आंसर एक ही है. इसीलिए Got कह रही हूँ it, कि ma'am. एलिमिनेशन सीखो.
क्योंकि इस तरह के लंबे लंबे क्वेश्चन तुम्हें बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो होंगे सबसे फुद्दू क्वेश्चन। जब लौटोगे ना तो तुम उनको रोगे बैठ करके, ये क्या फर्जी क्वेश्चन पूछा था, ये कैसे गलत हो गया मेरा। क्योंकि उनमें से एक ऐसा लाइन होगी जो सबसे बेकार और घटिया होगी, इसका कोई मतलब नहीं होगा, और उसको एलिमिनेट करते ही आंसर अपने आप ही दिख जाएगा। समझ गए? ये मैंने बहुत जगह बहुत सारे टेस्ट पेपर्स में अभी तक देखा हुआ है। 30, हाउ शुड रोमा कंक्लूड द लेटर? कैसे लिखना चाहिए लेटर को? A. I hope you will pay attention to it and publish in your newspaper. Spread awareness all over India. I hope you will contribute to the betterment of challenge. I hope you will take strict action. तो लेटर एडिटर स्ट्रिक्ट एक्शन ले नहीं सकता, डी गलत, कंट्रीब्यूट कर नहीं सकता गलत, ऑल ओवर इंडिया, देखो ये अलग लगाती हूँ अलग से दिखाने के लिए, दिस इज ऑल ओवर इंडिया कौन लिखता है? ए। आई होप यू विल पे अटेंशन टू इट एंड पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर, क्योंकि एडिटर को लिख रहे हैं तो उसका काम पब्लिश करके अवेयरनेस फैलाना है। तो बी इज पार्शियली करेक्ट अगर इंडिया ना लिखा होता और पब्लिश साथ में दिया होता, दैट you will spread awareness by publishing in your newspaper. So B would have been correct. लेकिन बी में हाँ मैम लास्ट में योर सिंसियरली आएगा कि योर फेथफुली? फेथफुली क्यों ना आएगा, सिंसियरली आएगा बेटा, सिंसियरली और ट्रूली। मैम ये हमारे एग्जाम में आया था, मतलब एडिटर को ही था और ऑप्शन था। एडिटर के लिए फेथफुली तो बेटा मैंने देखा नहीं है अभी तक। मैम देखा भी है कहीं कहीं, बट ये तो कैसा क्वेश्चन है, फेथफुली लिखने क्या लिखे? अभी मैं कल परसों आप पूछे बेटा। मैम ये वाला क्वेश्चन हमारी क्लास में भी किसी ने मैम से पूछा था, तो मैम ने बताया ये सिंसियरली और फेथफुली वाला। मुझे एक बार चेक करने दो क्या दिया हुआ है। मैम ने बोला कि दोनों ही हो सकता है, लेकिन फेथफुल होता है। फेथफुली फॉर्मल होता है? मतलब कि हाँ, मतलब यूज कर सकते हैं, लेकिन फेथ सिंसियरली मेनली होता है। हाँ वही बता रही हूँ, क्योंकि फेथफुली मैंने कभी लिखते नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि मैंने एग्जाम आइडिया के इतने पेपर देखे हैं, सैंपल पेपर मोस्टली सिंसियरली या ट्रूली लिखा होता है, मैंने लिखे हुए नहीं देखा, इसलिए मैं बता रही हूँ। और फेथफुली आई डोंट नो, मतलब सिंसियरली यूज करो यार, अगर सिंसियरली और तुम्हें ऑप्शन चूज करना है ना, अगर सिंसियरली और फेथफुली में चूज करना है, सिंसियरली चूज करो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि सिंसियरली तो कोई गलत नहीं कर सकता, इट्स अ सिंसियर सीरियस फॉर्मल टोन, समझ गए? सिंसियरली इज अप्रोप्रिएट। अगर तुम्हें केवल राइटिंग सेक्शन में ही आ रहा होता, टिकिंग में ना आ रहा होता, तो सब सही है। ट्रूली लिखो, रिगार्ड लिखो, सिंसियरली लिखो, फेथफुली लिखो, जब तक लविंगली नहीं लिख रहा हो तब तक सब बेटर है फॉर्मल लेटर में, क्योंकि वहां पर राइटिंग में इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टिक करना है तो क्लियर कट पता होना चाहिए ना कि क्या टिक करना है, तो टिक करने में सिंसियरली टिक करो। क्लियर है डाउट जिसका हो गया? यस मैम। लिटरेचर 31, हाउ वाज द एसे रिटन? In The verse. form of a story. इन अ स्टोरी। इन द in फॉर्म ऑफ verse. स्टोरी। अब मुझे खुद देखना पड़ेगा आंसर। 31 का सी, इन वर्स। मैम क्योंकि उसने पोएट्री में लिखा था ना। ये देखो यहाँ पे क्वैक 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 का साउंड है, पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हुई हैं, और कह रहा है कोई स्टोरी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तुम लोगों को मैं उल्टा लटका दूं, सींग लगा दूं तुम्हारे सर पर? क्या होता है वर्स में और उसमें डिफरेंस? स्टोरी में अ स्टोरी इज नैरेटिव नॉट पोएटिक। अरे समझ गए? मैम वो वर्ड नहीं देखा था नहीं देखा था? पैसेज में। वर्स का मतलब समथिंग दैट हैज रिदम, साउंड, पोएटिक, समझ गए? वर्स का मतलब ही होता है, अगर गूगल कर लेते हैं कि वर्स का क्या मतलब है तो डेफिनेटली टिक कर देते हैं। यानी वर्स का मतलब होता है किसी लय में, किसी धुन में कोई चीज लिखना जिसमें साउंड इन्वॉल्व है। तो दिस इज वर्स, क्योंकि क्वैक 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 इतना ज्यादा दिया हुआ है, सो दिस इज एंड मैम ये लाइन भी दी हुई है कि बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। ये मुझे नहीं पता कहाँ दी हुई है। मैम थर्ड लास्ट Yes, लाइन से। बताओ तब तो सुपर गधे हो तुम, इसमें खुद ही लिख दिया है इन्होंने लास्ट थर्ड हम इस लाइन, पैराग्राफ में भी लिख बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। माफी माफी मिल गई, लेकिन अभी 15-20 दिन के बाद ये नहीं मिलेगी जिस स्पीड से जा रहे हो ना तुम बेटा। Why was Anne Frank punished? C. C, 32 C. का C। Everyone Yes, agrees? ma'am. बार बार मुझे पीछे देखना पड़ता है। यस मैम।
ठीक है, चलो भाई, सबने कह दिया। 33, D. why did the whole class roar in laughter? ये क्या फालतू आंसर है मान्या? मैम मैम बट ये कहाँ लिखा है कि एन फ्रैंक को पनिशमेंट मिल रही थी इसलिए हंस रही थी वो? मैम बट तो उन्होंने पनिशमेंट भी कितना फनी था। It was मैम not even a punishment. मैम मैंने इसलिए D लगाया मैम क्योंकि उन्होंने कहा द क्लास रोड और ये तब लिखा हुआ है जब उसे ये पनिशमेंट मिली थी। मिल रही थी। मैम ऐसे के बाद तो हंसी थे पर ये वाला जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें ये पनिशमेंट के बाद लिखा हुआ है। अब इतना कहाँ जाके मैं चेक करूँ? Ma'am, first 3 lines. However, during the third lesson, he finally had enough. And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mrs. Chatterbox. The class roared. यस मैम, अगर मुझे ऐसे भी यही टाइटल लग होता रहा तो है। ये करेक्ट होता। मैम But डी ये लग वाला रहा ये है। थर्ड टाइम है ना, इसके पहले भी तो सुनाया होगा ना यार, इस समय भी तो एक सुनाया ही होगा हम उसने। पर ये तो जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड होता है वो तो एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे लिखने होते हैं ना मैम आंसर्स। मैम वरना तो मैं भी एग्री करती ए बेटर ऑप्शन था पर पैसेज के वजह से मैंने डी टिक किया। यस मैम, अब मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि पैसेज में इसी हिसाब से। But this is actually counterintuitive to the entire story. मैम हमारे जो प्री बोर्ड था उसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे जहाँ पे स्टोरी के हिसाब से आंसर कुछ और होना चाहिए था पर उस पर्टिकुलर पैसेज के हिसाब से मैम ने आंसर्स मार्क करने के लिए कहा था तो फिर मैम ने कुछ आंसर्स गलत मार्क कर दिए थे क्योंकि वो पैराग्राफ में नहीं लिखे हुए थे, पैराग्राफ के हिसाब से कुछ और आंसर था। How do you know कि बोर्ड वाले पैराग्राफ के हिसाब से कंसीडर करेंगे और स्टोरी को गलत कर देंगे? We don't know that, correct? मैम अगर एक्स्ट्रैक्ट भी क्वेश्चंस में आए तो एक्स्ट्रैक्ट के हिसाब से देना पड़ेगा वरना तो आंसर ही गलत हो जाएगा। यस मैम चैलेंज Yes, क्योंकि ma'am. क्वेश्चन बैंक में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे उन्होंने एक्सट्रैक्ट बेसिस पे आंसर दे रखा है। एम्पल पेपर में भी शायद तो मुझे याद। भाई अगर तुम 33 का डी लगा रहे हो तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट एट योर ओन रिस्क वाला बिकॉज मुझे सच में नहीं, मुझे क्लियरली इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि दिस क्वेश्चन दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। लेकिन सिंस इसमें गिवन है एंड यू आर सेइंग तुम्हारे टीचर भी यही बोल रही है और इसमें प्रूफ भी है, सो लेट्स गो विद इट। 33 का डी। 34, why did N take help of her friend in writing the essay? हाँ बेटा। It was her friend was मैम good. जो 33 क्वेश्चन है उसकी अगली लाइन में भी तो ये लिखा हुआ है I had to laugh too। तो वो फर्दर प्रूफ दे रहा है डी के लिए। अच्छा आगे पहुंच तो गए हम, अब क्या रह गया? नहीं, वो तो पहले ही प्रूफ मिल चुका है। इफ यू गो बाय द टेक्स्ट तो लाइन तो ऑलरेडी गिवन है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट दिस इज नॉट द, बिकॉज उसको पनिशमेंट मिल रही है। अब ठीक है, वो तो 33 का ऐसे D। टाइटल फनी था इसलिए ऐसे। हाँ वैसे वो आई थिंक प्रत्युष ने सही बात बोली है। यहाँ पर ए ऑप्शन होना चाहिए बिकॉज द ऐसे टाइटल वाज फन, और आंसर ए करेक्ट होना चाहिए बिकॉज डी डजंट मेक सेंस। क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये बोला ना क्वैक क्वैक क्वैक, सब हंसने लग गए। So the essay title itself was so funny, ये class हंसने लगी, not because the N was being punished. Getting my point? So I'm not agreeing to the part कि उसको punishment मिली इसलिए class हंस रही थी। So I think कि एक बार teacher से दोबारा check कर लें। और लेकिन again हम हमारे यहाँ पर टीचर ने I think इसका A का मतलब, I think A का मतलब भी यही है कि because the essay was funny का मतलब essay title was funny। मैम अगर वो ऐसे टाइटल है तो फिर ए। लेकिन टाइटल वर्ड नहीं दिया हुआ।
मैम हमारी टीचर ने इस क्वेश्चन से नहीं कहा था, उन्होंने इन जनरल कहा था एक्सट्रैक्ट के लिए। हाँ, सो डू वन थिंग, 33 का डू ए का नहीं बेटा, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो? पॉइंट ये समझो कि बहुत मुश्किल, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि कोई पैराग्राफ किसी स्टोरी में से लिया हुआ पूरे नैरेटिव को ही अपोज कर दे, समझ गए? तो ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं पूरे स्टोरी में, इसीलिए वो सेइंग कि नहीं, ये नहीं पॉसिबल है कि वो उसको पनिशमेंट मिल रही है इसलिए क्लास हंस रही है। कभी ये नहीं मिला भाई, अगर स्टोरी उसमें से ही देंगे तो इट इज पार्ट ऑफ दो दैट स्टोरी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, कहीं बाहर से तो एक्सट्रैक्ट आएगा नहीं। तो जब हमने पढ़ते वक्त ही उसका वही मतलब निकाला है, तो उसमें से क्वेश्चन उसी तरह का बन सकता है। सो 33 का ए इज करेक्ट, और ए को भी सही कर लो बिकॉज इट इज कंफ्यूजिंग, बिकॉज द ऐसे टाइटल वाज फनी, डू इट देयर। थैंक यू प्रत्युष बचाने के लिए इन सबको, मुझे तो क्या है। सो डू नॉट ब्लाइंडली गो बाय द एक्सट्रैक्ट, प्लीज थिंक इन योर माइंड, ठीक है? 33 का ए, why did N take help of her friend as in writing the essay? Because her friend was good at poetry. Yeah. हाँ, मैम 34 इसमें अगेन B. मैं कंफ्यूज हूँ कि ए होगा या बी होगा। मैम तो B ये होगा, दोनों ही हाँ। चीज लिखे हैं। अरे मैम हाँ, मैम उसकी फ्रेंड ने भी तो ऑफर किया था, यस मैम, माय हाँ, फ्रेंड उसकी सन friend हु इज अच्छी नहीं गुड। होती तो poetry मुझे में। बी लग रहा है। मैम दोनों ही थे मैम, लिखा हुआ है कि माय फ्रेंड्स नहीं 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 नहीं। However, during the third lesson, he finally had enough. And Frank, as a punishment, write an essay entitled "Quack Quack Quack." The class roared. Answer is A. मुझे समझ आ गया है कि उन्होंने क्वेश्चन को बस लिखा नहीं है, बट उनका मतलब यही है। ऐसे वाज फनी बिकॉज अभी तक मैं सोच रही थी कि ऑल्दो ये कोई बाकी कुछ नहीं हो, एन वाज लाफिंग, एन वाज बीइंग पनिश्ड, सीडी गलत है, टीचर वाज लाफिंग, इट डजंट मेक सेंस, तो बचा ए। मैं एलिमिनेशन से ए कर रही थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि द ऐसे वाज फनी का मतलब यहाँ पर यही है कि ऐसे का नाम ही इतना फनी था कि बच्चे हंसने लगे। सो ए इज करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं। बच्चे इसलिए हंस रहे थे क्योंकि टीचर ने बोला कि तुम किस टॉपिक पर ऐसे लिख के लाओगे, क्वैक 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 के, और ये बात सुन के ही बच्चे हंसने लगे तुरंत। तो द आंसर इज ए, ठीक है? अभी Yes, ma'am. व्हाई डिड एंड 34 का A. मैम 34 में मुझे ए और बी दोनों लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने लिख रखा है माय फ्रेंड सन हु इज गुड एट पोएट्री ऑफर्ड टू हेल्प। तो मैम वो पोएट्री में भी अच्छी है एंड शी मुझे वांटेड बी टू लग हेल्प एज वेल। मैम अगर मैम अगर वो रीजन पूछ रहे हैं ना, हम तो हाँ, ए में इससे दे रहे हैं। कुछ- यस मैम, ए ज्यादा करेक्ट होगा क्योंकि कैसे अगर वो कैसे पोएट्री डाउट में लेके आ अच्छे रहे हो, नहीं होंगे। कंफ्यूज करने वाले डाउट एकदम। मैम पर बी भी तो सही हो सकता है क्योंकि ऑफर्ड टू हेल्प इसीलिए उसने लिया हेल्प। यस मैम मैम। अगर वो मैम खराब होती खुद तो तो हेल्प कुछ थोड़ी अरे लेती तो फिर अगर उसकी पोएट्री एक बात बताओ, मैं मुझे ना खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं जाकर के मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे खाना बनाना है, लेकिन मैं हेल्प जाके सिंगर से ले लूं क्योंकि उसने ऑफर की है। यस मैम, वही पॉइंट है मैम। अरे तो प्राइमरी रीजन देखो ना, क्योंकि उसने बोला कि व्हाई डिड शी एक्सेप्ट, उसने ऑफर किया बात अलग है, बट उसने एक्सेप्ट इसलिए किया ना क्योंकि उसको पोइट्री आती थी, तो उसको लगा कि क्वैक 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 वाला टॉपिक मिला कि पोइट्री हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा। समझ रहे हो? ए मान्या और उरुश्वती, तुम दोनों अब थोड़ा कम पढ़ो, तुम लोगों के लिए आज है, एक 2-4 सॉन्ग सुनो तुम लोग, वो बस स्टडी कर लिया तुम लोगों, बाल की खाल निकाल रहे हो दोनों के दोनों बैठ करके, कंफ्यूज हो जाओगे, एक दो क्वेश्चन वहां पर ज्यादा कंफ्यूजन में गलत कर दोगे। योर प्रिपरेशन इज ऑलरेडी टू गुड, तो थोड़ा रेस्ट करो अभी 2-3 दिन, फिर पढ़। 34 का ए। 35, which word from the following means the same as comical? comical का क्या मतलब है? ridiculous. बी। हाँ, बाकी तो कोई मतलब नहीं हो सकता। B. ओरिजिनल एग्जॉस्टेड वर्ड। 35 का बी, ठीक है? अरे बोलो। Yes, ma'am. मान्या किधर गई? वही यस तो मैम। अकेले बोल रही थी। मैम मैं यही हूँ, हाँ, तो जस्ट कि बोलो। मेरा खाना आ गया। अच्छा, बोलो ना बेटा, ऐसा थोड़ी ना है कि इतना पढ़ के बैठे हो तो बोलो, तुम नहीं बोलोगे तो बाकी तो ये कुछ बोलते नहीं है।
श्रेया का तो बीच बीच में मूड स्विंग होते हैं, जब मन करता है बोलती है, जब मन करता है चुप हो जाती है, जब मन करता है कैमरा ऑफ कर ली, जब मन करता है सोने लगती क्लास के बीच में। मैम मैं शिवांग को कोई सुनी मतलब नहीं, नहीं दुनियादारी से बाबा हो गया है वो। Which experience of operation is referred here? 6. the experience Okay. of blacks being oppressed by the white. 36 का A, ठीक है ना? बाकी लोग का भी? Yes, ma'am. हाँ, 37. What does the C. expression the C, sun C, C. see? C. ठीक है. 38. How can Mandela's government be described? A. 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 39. What did the sight of C. rainbow? C. 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 Correct. C. मैम 35 का क्या है? B. 35 का B. ओके So 40. Which word from the following means same as the accomplishment? A. Achievement. Very good. A. चलो सब सही किया तुम लोगों ने। 41. What did the poet see? D. D. E. Correct. 41 का D. 42. D. Upset. D. D. एक्सट्रैक्ट के हिसाब से आना चाहिए, रुको पढ़ने दो। D होना चाहिए 42 का, गलत लिखा हुआ है, चेक कर लो एग्जाम आइडिया में। 42 का D। हम पूरे पोएम में ही वो कभी भी कंफ्यूज, एंग्री या हैप्पी फील नहीं करते। सही बात। यो 43. Where did the ball land? B. B. Water. B. B. 44. C. C. मैं इमेजरी, ये तो पहले मैम भी पढ़ अगर चुकी हूँ। यहाँ पर दोनों लाइन दे देते तो आनाफोर आ जाता ना। वेरी गुड, हो जाता। मैरली बाउंसिंग 2 बार लिख देते तो एनाफोर हो जाता। 3 Yes, बार लिख ma'am. देते तो Repetition. वेरी गुड। हम 43 एक बार फिर से बता दो। I mean 44. अरे चालाक बच्चों, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर मैरली बाउंसिंग एक बार लिखा हुआ है तो ये इमेजरी है, अगर ये 2 बार लिख देते तो एनाफोर हो जाता, क्योंकि मैरली से शुरू हो रहा है और दोबारा फिर मैरली रिपीट हो जाता है। 3 बार होता तो क्या हो जाता, रिपीटिशन भी हो सकता। अरे समझते हो? हम मैरीली Yes, में ma'am. तो है। अरे एनाफोर तो रहेगा ही, रिपीटिशन भी हो जाता। 45. Why does the poet say that the ball is bouncing merrily? Happily would मैम ये समझ नहीं आई D. मुझे क्वेश्चन। भी नहीं आया। because the ball was Ma'am. happily bouncing, इसमें क्या समझ नहीं आया। 45 का C। मैम D लग रहा है। D तो बिल्कुल भी नहीं आई D थी। तो बिल्कुल ही नहीं होगा, बॉय अपसेट चलो एक होता काम, है। लड़ने लगो आपस में, बाल नोच लो एक दूसरे के कि नहीं D नहीं होगा, C होगा, C नहीं होगा, D होगा। हम एक भी नहीं मैम लगा। गलती से लग गया। सारे गलत। Bouncing merrily, अरे बॉल बाउंसिंग मैरली का मतलब है कि वो इतने अच्छे से खेल रहा था कि वो चलते चलते बॉल भी खुशी खुशी जा रही थी ना, बॉल रोते रोते जा रही थी क्या। मैरली का मतलब अभी ह्यूमन वाली हैप्पीनेस नहीं है, बट बॉल देखो, बॉल 2 तरह से बॉल होती है। किसी को बास्केटबॉल खेलनी आती है, यस मैम। अरे कोई भी बॉल Yes, खेलनी ma'am. आती है। बॉल 2 तरह से उछलते हुए देखी है, किसी की रोते रोते उछलती है, देखिए कभी रोती हुई उछलती है, उछलती ही नहीं है। अरे देखिए मैम नहीं पर देखी। यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि मैरिली बाउंसिंग पानी में जाने से पहले है, तो हो सकता है बॉय एक्साइट हो रहा, बॉल को बाउंस होते हुए देख रहे हैं। नहीं बेटा, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हम ई नन ऑफ द मैम C होगा। अरे मैं तब से कह रही हूँ, मेरे को मेरी बात ही नहीं सुन रहा, मैं कह रही हूँ सी है इसका आंसर। सी इसलिए होगा क्योंकि मैरिली बाउंसिंग का मतलब होता है दैट प्रॉपर बाउंस करते हुए जा रही है, समझ रहे हो। बॉल से खेल रहा था बच्चा और ढलान थी तो स्लोप पर वो अच्छे से बाउंस करते हुए, प्रॉपर बाउंस करते हुए ऐसा अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन तब तक गिर गई। अरे समझ रहे हो। तो बच्चे अगर अच्छे से बाउंस नहीं करेगी बॉल से, वो अच्छे से नहीं खेल रहा होगा तो उसको क्या खुशी रहेगी, तो बॉल गिरने से और खुश हो जाएगा कि अच्छा बच्चे लेगी कभी, बॉल कभी बाउंस ही नहीं करती थी। अरे मैरिली बाउंसिंग का मतलब है प्लेइंग प्रॉपर्ली, लिविंग Got it, ma'am. एंड देन हम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हाँ बिल्कुल, और गलत नहीं होना चाहिए। 45 का सी। ऐसा क्वेश्चन बैंक में भी है, थोड़ा डिफरेंट टाइप पर इसी तरह का है। बाउंसिंग मैरिली का मतलब है कि बाउंसिंग हैप्पीली, यहाँ पर बॉल के साथ बच्चे के इमोशंस जुड़े हुए हैं, इसलिए हैप्पीली यहाँ पर जस्टिफाइड भी है, समझ पाते हो। तुम लोगों ने अकेले देखो, एक प्रैक्टिस पेपर में लगा दिया 50, दूसरे को कैसे ही। 8th हमारे का 46। What was the Mrs. Hall convinced about? B. 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 That the room was haunted.
correct. B. 47. What A. did she fear from? A. A. Spirits. Parents. 48. What did Mrs. Hall believe? D. फर्नीचर में आ गई. मैम मुझे एक क्वेश्चन था, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है D. मैम. ये था मैम, इससे जो एक चार्ट दिया हुआ है, इससे पहले ये दिया था कि एक जो चेयर के लेग्स हैं वो मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड को बाहर वो कर रहे थे, पुश कर रहा था दरवाजे से, और खुद डोर लॉक हो गया, जो असलियत में ग्रिफिन था. तो मैम वो जो चेयर थी वो उनके पैरों के तरफ थी या मुंह के तरफ थी? मैम इस तरह का क्वेश्चन किसी एक बुक में मिला था मुझे. चेयर के जो पैर थे वो उनके मुंह के, वो उनकी पीठ के तरफ थे. धक्का देके तभी तो गिरा दिया चेयर ने बाहर. मैम बहुत पैर की जगह तरफ होंगे, गिर जाएंगे सीधा. केवल पर गिरेंगे, जनरली स्टार्ट मतलब होंगे. जैसे अगर मैं चेयर उठाकर अपने भाई के तरफ उसे पुश कर रही हूँ, तो जनरली चेयर के पैर मेरे भाई के पैर के तरफ होंगे, पर बहुत जगह एक्सप्लेनेशन मिला कि उनके मुंह के तरफ था क्या? चेयर के पैर, चेयर के पैर. मिसेस हॉल के मुंह के तरफ थे. हाँ सही बात है. मिसेस हॉल तो गेट से बाहर निकली ना, तो मैम चेयर. पर वो तो कहीं पे भी हो सकते थे ना, फिर वो स्पेसिफाई नहीं है. नहीं बेटा, ये स्टोरी आई हैव आल्सो रेड समवेयर एल्स. इसमें चेयर जैसे ऐसे चेयर रखी हुई ना, ऐसे चेयर है तो चेयर ऐसे हो जाती है और ऐसे ही धक्का मारती जैसे भूत करते हैं. तो Got चेयर it, मैम. ऐसे वाली है. तो अब ये देखना है कि जो मिसेस हॉल है वो चेयर की तरफ आंख करके खड़ी हुई थी ना, तो उनके मुंह की तरफ ही आई ना. अगर वो पीछे की बहुत तरफ गंदी लगी होगी. पीछे की तरफ होती तो उनके पेट पर लगती. लेकिन चेयर ऐसे ही है. चेयर कुल मिला के मिसेस हॉल से कंसर्न नहीं है. चेयर के जो पैर हैं वो दरवाजे की तरफ, Got it, मैम. और दरवाजे से बाहर कर दिया. Whom did she suspect of witchcraft? ये 48 का D है आंसर, करेक्ट. Yes, मैम. 49 C. C. Griffin. Griffin. 50. Which word from the following means name as to believe? Convince. Convinced. और मैच Convinced. भी नहीं करा, कन्विंस भी कर सकते. हम लोग तो वैसे टू बिलीव होना चाहिए, लेकिन पता नहीं. बिलीव इज नाउन, बिलीव इज वर्ब, लेकिन टू बिलीव क्या होता नाउ मैंने तो टाइप को मान के कन्विंस्ड कर दिया. है? हाँ कन्विंस्ड है, लेकिन आंसर, लेकिन जैसे टू के साथ वर्ब होनी चाहिए ना, टू वॉक, टू बिलीव. Yes, मैम. What was the trouble with Tricky? 51. What wasn't? B. 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 So much way. बहुत much. Why do some people say that word will end in eyes? B. 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 It reads. Peggy would cry if Animals were missing. All of. Wanda was mistreated. कैसे लगा रहे हो? रुशु तुम्हारे कान खींचे. मैम एनिमल्स और चिल्ड्रंस दोनों होगा ना? मैम ये क्वेश्चन हमने तब भी किया था नहीं जब हमने एक में वो अरिहंत रो की रही थी और एक में सैड हो रही थी. मुझे बताओ. यस मैम. मैम चिल्ड्रन में वो सैड थी, एनिमल्स में वो रो रही थी. ये वाला क्वेश्चन मुझे पता है, क्योंकि ये मैंने उसी वक्त नोटिस कर लिया था. क्या फालतू लाइन है ये. उसमें ये लिखा हुआ था कि एक में रो रही है और एक में सैड है. तो चिल्ड्रन वाले में केवल सैड है, लेकिन एनिमल में वो रोने लगती है. तो पैगी वुड क्राई का आंसर सी है. मैम ये क्वेश्चन हमने अरिहंत में भी किया था. हाँ अगर किया तो बहुत बढ़िया था. तब 2 बार कान खींचो, भूल भी गए. What are the twin obligation mentioned in the Nelson Mandela? D. obligation to family and country. Very good. 55. What was the name of the shop above which Anil lived? जुमना C. Jumna Street. ये भी पूछ ले रहे हैं. बताओ. What did Lencho hope for? A good shower for rain falling. 57. D. मेरे को चेक करना है. 57 का D करेक्ट है. Because of the apartheid. ये किसे नहीं आ रहा? 57 बोल क्यों नहीं रहे बाकी लोग? 58. What food did the seagull mother get for Fish. fish? 59. Who was the only survivor from Annie's Anne's family? father. Aunt's father. Anne's father. Why did Peggy say and I thought I could draw? Ma'am, ये भी कर all चुके हैं. of these.
है ना? मुझे लग रहा है पढ़ चुके हैं और इसका आंसर डी तब नहीं था। मामा भाई का हमारा दूसरे वाला सैंपल पेपर बच रहा है। अरे 60 का डी कैसे हो जाएगा? पैगी को कभी लगा था क्या कि वांडा उससे बेटर ड्रॉ कर सकती है? मैम No, पर मैम बाद में ये उसे मैम ये लगने तो लगा। बाद में है तो ना मुझे मैम, हार्ट ये अटैक दे दोगे? हाँ, मैम ये सेंटेंस तो उसने बाद में कहा अरे ना, तो उसकी थॉट तो ड्राइंग पहले के देखी। लिए लगाया हुआ है। अरे थॉट तो पहले के लिए लगाया है। शी थॉट, क्योंकि उसने सोचा था कि वो जीतेगी, ये बात सही है। तो अगर उसने ए सही है तो सी सही हो सकता है क्या? अरे अगर दोनों एक ही टाइम, अगर तुम ये बोल रहे हो कि बाद में बोल रही है तो दोनों एक ही टाइम पे होने चाहिए ना, तीनों काम। अरे समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ? yes ma'am. अगर हम ए नहीं। सही है यानी वो पुरानी बात कर रही है कि वो मेडल वैसे भी जीत जाती, तो क्या उस वक्त सी सही हो सकता था? तो ऑल ऑफ द अबव कैसे पॉसिबल है? अगर ये बाद की बात कर रही है एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, अगर ये बात उसने बाद में बोली है तब तो ए गलत होना चाहिए, तब भी ऑल ऑफ द अबव हो सकता। मैम मुझे अभी भी नहीं आया समझ में। मैं ये कह रही हूँ, स्टार्टिंग से चलते हैं। पैगी को ड्राइंग बनानी आती है, पैगी को लगा कि वो जीत जाएगी, ये एक टाइम की बात है। फिर वो गई, उसने वांडा की ड्राइंग देखी एंड शी रियलाइज्ड कि वांडा बेटर ड्राइंग करती है, तो उसने बोला एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, करेक्ट? तो इस केस में पहला हम सही नहीं कर सकते कि उसको लगा कि वो जीत जाएगी, क्योंकि जब उसने ये लाइन बोली है उस वक्त या तो वो ये सोच रही है कि वांडा उससे बेटर ड्रॉ करती है, या तो वो ये सोच सकती ये, या तो वो पहले की बात कह रहे हैं कि वो सोच रही थी कि वो जीत जाएगी। अगर तुम थॉट का एक ही जैसा मतलब कैसे लगा सकते हो? तो जिस वक्त उसने ये बात बोली आई थॉट आई कुड ड्रॉ, एक्चुअली उस वक्त उसके कहने का मतलब ये था कि आई थॉट आई कुड ड्रॉ का मतलब ये था उसका कहने का कि उसको लगा था कि वो जीत जाएगी, लेकिन वांडा की ड्राइंग पर अमेजिंग, लेकिन उसकी जो ड्राइंग है वो बहुत बढ़िया थी। तो उसको देख करके पैगी ने बोला कि मैंने सोचा था कि मैं जीत जाऊंगी। समझ गए? इसका ये मतलब नहीं है कि वांडा से ज्यादा बेटर कर सकती थी या फिर वो मेडल किसी भी हाल में जीत सकती है, इस तरह की थिंकिंग उसके दिमाग में उस वक्त नहीं थी। एम आई मेकिंग सेंस? मैम वो ऐसे थॉट के साथ भी तो बोल सकती है सेंटेंस को कि यार मेरे को लगता था कि मैं ड्रॉ कर सकती थी, ऐसे भी तो बोल सकती है सरकास्टिक मैनर में। अरे मैं कह रही हूँ उसका ये नहीं सही है। कोई मेरी बात से एग्री कर रहे हो? नहीं करे तो मैम अभी मुझे लगा लो। डाउट हो रहा है। क्या? मुझे भी। मैम मुझे भी। मैम जरूरी क्या है कि तीनों स्टेटमेंट सेम ही टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो, वो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता क्योंकि है। वो पूछ रहे हैं क्यों बोला उसने ऐसा, उसने क्यों बोला एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, क्योंकि उसने जब वांडा की ड्राइंग देखी तो उसने बोला ओ आई थॉट आई कुड ड्रॉ, क्योंकि वो ड्राइंग्स अच्छी थी, ना कि वो उस वक्त ये सोच रही थी कि मैं तो हमेशा जीत जाती थी, ना तो वो ये सोच रही थी कि वांडा उससे बहुत बेटर ड्राइंग करती है, बिकॉज बी और सी तो मतलब तब मैम भी। लेकिन ए में मैम ऐसा नहीं लिखा है कि शी थॉट शी वुड वन द वन मेडल एनीवे, इसमें लिखा है शी हैड वन। मैम क्योंकि हम इसे इस तरह से दिखा सकते हैं शी कि हैड नहीं, पैगी, शी वुड। मैम इस तरह से हो सकता था कि पैगी को हमेशा लगता था कि शी वाज द बेटर ड्रॉअर क्योंकि हमेशा उसे मेडल्स मिले, बट देन उसने वांडा की ड्राइंग देखी जो बहुत अमेजिंग थी एंड इसलिए उसे लगा कि वांडा उससे भी अच्छा ड्रॉ करती है, इसीलिए उसने ऐसा बोला। हाँ मैम, हो सकता है। हो सकता तो लगा 60 का डी। ठीक है, यस मैम। देते हैं हम हारे, अब बोर्ड ही बताएगा। 60 वैसे भी 50 क्वेश्चन आने हैं, 50 में से करने तो कम ही होंगे ना, जो कंफ्यूजिंग होंगे उनको प्लीज वहां छोड़ देना। मैम 60 आ रहे हैं, 50 करने हैं। हाँ तब भी 10 जो कंफ्यूजिंग होंगे वो छोड़ देना, तो 60 का आंसर डी। चलो वैसे तो मैं ए से कन्विंस इतनी ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ बी और सी गलत नहीं है तो ऑल ऑफ द 60 का आंसर डी। कर लो भाई कर लो, बाकी मैं देखती हूँ आज अगर मुझे कहीं पढ़ते पढ़ते कहीं तीसरी बुक में मिल गया तो उस वक्त चैलेंज करूंगी मैं। 60 डी। ठीक है, फिलहाल के लिए सारे मैच करा लिए। यस मैम, एक हो पेपर सकता है और कि बचा बोर्ड है। वालों को अकल ज्यादा रहे तो वो इतना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ना भरे क्वेश्चन। मैम ऐसे सैंपल पेपर देख के लग तो नहीं रहा कि वो कंफ्यूजिंग देंगे।
हाँ नहीं सैंपल पेपर बढ़िया है, इसमें एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम सैंपल पेपर और बोर्ड में मतलब इतना सा भी चेंज होना पॉसिबल नहीं है, हल्का सा। क्या बोल रहे हो? हाँ मतलब पैटर्न में हल्का सा भी चेंज होना पॉसिबल नहीं है ना सैंपल पेपर और बोर्ड। नहीं तो क्वेश्चन तो चेंज होना पॉसिबल है।